वंग धातु, यह धातु वर्ग के अंतर्गत आने वाली छठी धातु है। इसे टीन या स्टेनम भी बोलते हैं। संस्कृत में इसे वंगकम, हिंदी में रांगा। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 50 है और एटॉमिक मास इसका 118.70 है। पर्याय इसके वंगकक, रंगक, त्रपु, त्रपुष और शुक्र। शुक्र ग्रह की ये धातु होती है, इसलिए इसको शुक्रलो भी कहा गया है। वंग कैसी है? ये सफेद रंग की चमकदार, जैसे कि रजत धातु होती है, चांदी होती है, उस तरीके की ये धातु होती है। मिनरल रूप में यानी कि खनिज रूप में ये प्राप्त होती है, कंपाउंड रूप में ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलती है। ये जो है यशत धातु यानी कि जो जिंक है उससे हल्की होती है, लेकिन जो नाग धातु है उससे थोड़ी सी भारी होती है और हार्ड होती है। ये जो है जो मिरर है यानी जब शीशा बनाते हैं तो उसकी लेयर बनाने के काम में जो टीन है इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं जैसे मिरर की जो सरफेस होती है ठीक उसी तरीके से टीन में भी इस तरीके से दिखाई देता है। यह शुक्र ग्रह की प्रतिनिधि और शुक्रवर्धक होने के कारण भी इसे शुक्लो कहा गया, यानी कि ये शुक्र धातु से संबंधित जितने भी विकार है उसमें जो वंग धातु है इसका प्रयोग किया जाता है। वंग का जो मेन खनिज है टीन स्टोन है, इसको कैसिटेराइट भी बोलते हैं यानी कि SnO2। वंग बर्मा, दक्षिण अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साइबेरिया आदि देशों में, भारत में ये बिहार में यानी कि जहाँ पर इसकी बहुत सारी खाने भी हैं और भी खनिजों की, वहाँ पर भी इसकी खाने हैं, जैसे हजारीबाग, सिंहभूमि, इसके अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मुंबई में भी इसका वंग मिलता है। वंग को वंग क्यों कहा जाता है? ऐसी संभावना जताई जाती है कि ये जो वंग है ये बर्मा से आया, तो बर्मा से जब बांग्लादेश आया तो इसीलिए आने के कारण ही इसका नाम जो है वंग पड़ गया। वंग के मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं, एक खुरक वंग होता है और एक मिश्रक वंग होता है। जो खुरक वंग होता है यही श्रेष्ठ बताया गया है और यही हमें औषध कार्य के लिए प्रयोग करना है। इसमें किसी भी धातु का मिश्रण नहीं होता है, ये श्वेत वर्ण की होती है, मृदु होगी और स्निग्ध होगी, चमकदार भी होगी। इसके अतिरिक्त जो मिश्रक है ये इसमें मिश्रक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो ये इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण होगा, कृष्ण और श्वेत वर्ण की होगी। इसके अतिरिक्त रुक्ष होगी और कैसी होगी? वजन में भारी, पिघलाने पर कैसा? शब्द रहित। क्यों? क्योंकि जैसे टीन होती है इसमें शब्द होता है, कठिनता से ये पिघलने वाली धातु होती है। ग्राह्य वंग क्या कौन सा है? खुरक वंग के जिसमें गुण मिलते हैं वही उत्तम बताया गया है और औषध कार्य में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। जो मिश्रक वाला है ये कैसा है? अहितकर बताया गया है। अब कोई भी धातु है उसको जो है हम खनिज रूप में जब ले रहे हैं तो ये अशुद्ध अवस्था में रहती है, तो अगर हम इसका ऐसे ही अशुद्ध अवस्था में या फिर जब हम इसकी भस्म बनाते हैं और वो भस्म कच्ची रह जाए यानी कि अपक्व रह जाए, उसका सेवन कर लिया जाए, तो उसके सेवन से कैसे विकार हो जाते हैं। जैसे अशुद्ध रूप में सेवन कर लिया जाए तो प्रमेह है, गुल्म है, हृदय रोग, शूल, अर्श, काश, श्वास, छर्दी, कांतिनाश, कुष्ठ, क्लास, अन्य बहुत सारे, मतलब कोई भी विकार इसके अशुद्ध रूप में सेवन करने से उत्पन्न हो सकता है। इसको क्या है, जैसे आम ज्वर में इसको विष तुल्य बताया गया है। मतलब अगर आम ज्वर आ रहा हो, जब ज्वर की बिल्कुल स्टार्टिंग हो, स्टार्टिंग में ही अगर हम वंग का कोई योग दे देते हैं तो ये कैसा उस रोगी के लिए ये विष के समान बताया गया है। शोधन, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि धातुओं के दो शोधन है, एक सामान्य शोधन होता है और एक विशेष शोधन होता है। सामान्य शोधन भी वंग का सेम ऐसा ही है जो सभी धातुओं का है। वंग को पिघला करके तिल तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुलथ के क्वाथ में क्रम से 7 बार बुझाने से क्या हो जाएगा, इसका सामान्य शोधन। विशेष शोधन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे वंग है इसको पिघला लेंगे किसी भी कलछी में या किसी भी छोटी कढ़ाई में पिघला करके इस
पिघली हुई जो वंग है इसको एक अलग पात्र यानी कि हांडी भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर एक छिद्र युक्त ढक्कन हो। जो छिद्र युक्त ढक्कन होता है इसको पिधानक बोला गया है। तो उस मटके में निर्गुंडी सोरस को हम भर देते हैं। तो वंग को किसी भी कलछी में कढ़ाई में पिघला करके ये जो पिधानक है इसके छिद्र से जो मटका है या कोई भी पात्र है उसमें जो भरा हुआ निर्गुंडी सोरस है उसके अंदर हम डाल देते हैं। तो इसको कहते हैं बुझाना, यानी कि पिघली हुई धातुओं को निर्गुंडी सोरस के अंदर हमने बुझा दिया। सेम बुझा करके फिर उसको निकाल करके वॉश करके फिर से उसी धातु को पिघलाएंगे और फिर से निर्गुंडी सोरस के अंदर सेम इसी प्रक्रिया से बुझाएंगे। लेकिन इस बार जो निर्गुंडी सोरस लिया जाएगा वो उसको चेंज कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से वंग धातु को पिघला करके निर्गुंडी सोरस में 3 बार बुझाने से वंग शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष शोधन में हम अगर निर्गुंडी सोरस नहीं है तो निर्गुंडी सोरस की जगह अर्क दूध भी ले सकते हैं और अर्क दूध में यही प्रक्रिया 7 बार की जाएगी। मतलब निर्गुंडी सोरस में 3 बार की जा रही है और अर्क दूध में यही प्रक्रिया 7 बार करने से, यानी कि पिघली हुई वंग धातु को अर्क दूध में 7 बार बुझाने से क्या हो जाएगा, वंग शुद्ध हो जाता है। अब वंग के शोधन में कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब पिघली हुई एकदम से जो धातु होती है, जब उसको गरम धातु को अगर हम एकदम से मटके में यानी कि निर्गुंडी सोरस में या अर्क दूध में डालेंगे तो क्या होगा, वो तेजी से बाहर आने की कोशिश करेगी। बाहर आने के लिए शब्द सहित और कैसा विस्फोट निकलता है। इसलिए इसको पिघली हुई धातु को बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्गुंडी सोरस या अर्क दूध में डालना चाहिए। यही कारण है कि इसमें ऊपर छिद्रयुक्त ढक्कन लगा हुआ रहता है, जिससे कि एकदम से वो तेजी से बाहर ना आए, क्या निर्गुंडी सोरस या उसकी छींटे ना आ जाए। अतः शोधन करते समय क्या है, शुद्ध करने की जो समुचित व्यवस्था करके ही सुरक्षा रखनी चाहिए। अब है वंग का जारण। वंग की जारण यानी कि वंग को भस्म बनाने से पहले हमें इसका वंग का जारण करना होता है। तो वंग के जारण के लिए क्या करेंगे, इसमें शुद्ध खुरक वंग को क्या लेना है, एक छोटी कढ़ाई में ले लेंगे, पिघला लेंगे। जब इसमें वंग पिघल जाता है तो इसमें जितना वंग है इसका चतुर्थांश यानी कि 1/4 पार्ट अपामार्ग का जो पंचांग है उसका चूर्ण ले लेंगे, या फिर पीपल त्वक चूर्ण यानी कि जो पीपल का पेड़ है उसकी जो छाल है उसका चूर्ण ले लेंगे। तो अपामार्ग का पंचांग का चूर्ण ले लेंगे या फिर पीपल त्वक चूर्ण लेकर के इस पिघली हुई जो वंग धातु है उसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हैं, यानी कि प्रक्षेप डालते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, आवाप प्रक्रिया। क्योंकि हम चूर्ण डाल रहे हैं पिघली हुई धातु पर। तो 1/4 मात्रा में अपामार्ग को या पीपली त्वक चूर्ण को थोड़ा थोड़ा करके प्रक्षेप करके डालेंगे और किसी भी और उसको लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि जो वंग धातु है वो नीचे कढ़ाई में ना लगे और जो चूर्ण है वो उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो लोह धारवी के पृष्ठभाग से क्या है, दृढ़ मर्दन करते रहना है। इस प्रकार से यही मर्दन जब हम 2-3 घंटे तक लगातार हम करते हैं तो क्या होगा, वंग चूर्ण रूप में आ जाती है। अब इसे बीच बीच में जब चूर्ण रूप में आ जाती है तो क्या करना है, इसे बीच बीच में महीन छलनी से क्या करते हैं, छानते रहते हैं। क्यों? छानने से क्या होगा, जैसे कि जो मोटे मोटे जो वंग के टुकड़े हैं को क्या करना है, प्रक्षेप देकर, मतलब उसमें छन करके अलग आ जाए और जो वंग जो मोटे मोटे टुकड़े हैं उनको फिर से प्रक्षेप दे करके कढ़ाई में बार बार मतलब डाल के घिसते रहें। फिर जब पूरी तरीके से जो वंग है वो पिघल जाए और स्वांशित हो जाए तो उसको फिर से महीन छलनी से छन जाए तो उसे कढ़ाई में छानने के बाद में फिर क्या करना है, फिर उसी वंग को क्या कढ़ाई में रख करके मिट्टी के सराव से ढक करके तीर वगनी हम देते हैं। जब वंग चूर्ण अंगार करके लाल हो जाए, मतलब तीर वगनी देने पर जो सराव से ढका हुआ है जब देखे पूरी तरीके से लाल हो जाए तो उसको हम स्वांशित होने देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये वंग का जारण कहा गया है। जारण से क्या हो गया, वंग के कुछ अंश क्या है, धातु रूप में ही रह जाते हैं। इस चूर्ण को क्या करेंगे, कपड़े से छान लेंगे और जो
अंश है, जो धातु के अंश है उनको अलग कर लेंगे और इन बचे हुए और जो शेष भस्म है यानी कि जो भस्म रूप में मिल गई है इसको क्या कुमारी स्वरस से भावना देंगे और 3 से 4 पुट देने से क्या होगा हमें वंग की भस्म प्राप्त हो जाएगी। कैसी? शंख और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की। ठीक है, तो एक बार फिर से सबसे पहले हमें क्या करना है, वंग धातु लेनी है, इसको किसी कढ़ाई में या उसमें पिघलाना होता है। फिर इस पिघली हुई वंग धातु के ऊपर अपामाल का पंचांग चूर्ण कितना लेना है 1/4 यानी कि वंग धातु से, या फिर पिपली त्वक चूर्ण है, इसको ऊपर से डालते जाना है और कलछी से चलाते जाना है। लगातार 2-3 घंटे तक कलछी से दृढ़ मर्दन हम करते हैं। फिर मर्दन करते हैं तो इसको क्या है बीच बीच में हम एक छलनी से छान लेते हैं। छानने से क्या होगा, जो वंग के जो धातु के जो पीस है जो पिघले नहीं है वो अलग हो जाएंगे। फिर इन टुकड़ों को फिर से हम उसमें डाल करके पिघलाते हैं। फिर जब पूरी तरीके से जब लगता है कि ये पिघल गई है तो हम एक सराव से उसको ढक करके रख देंगे और तीव्रअग्नि कर देंगे। फिर 2-3 घंटे के बाद में हम देखेंगे कि लाल रंग का जो वंग का जो चूर्ण है एकदम लाल अंगार की तरह हो जाता है, तो उसमें फिर हम अग्नि देना बंद कर देंगे, उसको स्वांशित होने देंगे और इस तरीके से जो वंग का है वो जारण हो जाता है। फिर जो चूर्ण प्राप्त होगा इसको भी फिर से छान लेंगे और छानने पर भी क्या है कुछ टुकड़े अभी भी वंग धातु के बच जाते हैं, उनको अलग कर लेंगे। फिर इनको फिर से जारण करेंगे और जो भस्म रूप में हमें प्राप्त हुआ है इसको हम कुमारी स्वरस से भावना दे करके 3 से 4 पुट देते हैं। तो ये इस तरीके से वंग का जारण बताया गया है। अब है वंग का मारण। वंग के इसमें जो पीछे था खाली जारण और मारण था, अब क्या है अगर खाली हम वंग का मारण करें, इसके लिए क्या करेंगे, पलाश मूल त्वक क्वाथ, जो पलाश मूल है उसका जो त्वचा है उसका क्वाथ ले लेंगे, उस क्वाथ से हड़ताल का मर्दन करेंगे। हड़ताल का मर्दन कर देंगे, एक कल्क टाइप बन जाएगा, यानी कि हड़ताल और पलाश मूल त्वक के क्वाथ को कल्क बना करके इसको वंग पत्र के ऊपर लेप करना है। लेप करके इसको सुखाना है। सुखाने के बाद में इसको सराव संपुट करके फिर 3 से 4 लघु पुट देने से क्या हो जाएगा, वंग भस्म प्राप्त हो जाएगी। तो ये इसका वंग का मानन हो गया। वंग भस्म में क्या है, कैसा होता है, ये शीत भी होती है और ये उष्णता भी होती है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे द्रव्यों से इसका भावना दे रहे हैं। जैसे हड़ताल, गंधक आदि, अगर उष्ण द्रव्यों से हम क्या कर रहे हैं, जो मारित वंग भस्म यानी कि जो हमें मारण के बाद में जो भस्म मिली है, इन द्रव्यों के साथ में जब हम उसको मर्दन करते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जबकि यवछार, चिंचाचार आदि से जो मारित वंग भस्म है ये कैसी हो जाएगी, ये शीत गुण से युक्त हो जाती है। मतलब अगर हम हड़ताल और गंधक का मतलब उष्ण द्रव्यों से अगर हम इसकी भावना देकर के पुट देते हैं, भस्म बनाते हैं, तो वो उष्ण वीर्य वाली होगी। और अगर जो शीत वीर्य वाले द्रव्य हैं उनसे हम भावना देकर के पुट देंगे तो ये कैसी होगी, शीत वीर्य वाली वंग भस्म प्राप्त होगी। भस्म का रंग अभी बता ही दिया था, यानी कि शुभ्र और चंद्रमा के समान इसका श्वेत वर्ण होता है बिल्कुल। इसके गुणों में रस में ये तिक्त है, शीत भी हो सकती है, उष्ण भी हो सकती है, तीक्ष्ण है, रुक्ष है, वात प्रकोपक होती है, मेदो रोग, कफज रोग नाशक है, कृमिहर है, परमेहर, बल्य है, दीपन, पाचन, रुचिकर, बुद्धि के लिए बुद्धिवर्धक होती है, सौंदर्यवर्धक है, आरोग्य देने वाली, और मेन किस में काम आती है, शुक्र धातु की वृद्धि करने के लिए। तो ये इस तरीके से इसके कुछ योग भी बताए गए हैं, जैसे त्रिभंग भस्म। त्रिभंग भस्म यानी कि शुक्र धातु से संबंधित जो विकार होते हैं या डायबिटीज के अंदर भी देते हैं। स्वर्ण भंग है इम्यूनिटी के लिए, ये भी शुक्र धातु के वर्धन करने के लिए स्वर्ण भंग का प्रयोग किया जाता है। प्रदार्थक लोह है, यानी कि लुकोरिया में, बसंत कुसुमा का रक्त परमेय में। तो मेन जो काम है ये इसका शुक्र धातु के ऊपर ही बताया गया है। तो वंग धातु के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।